हेलो, जय हिंद साथियों। हम सब लोग डिस्कशन में शामिल हो रहे हैं। डिस्कशन में हम सब लोग इससे पहले ज्योग्राफी का घटनाचक्र से डिस्कशन कर रहे थे। आज है 2 जनवरी 2023 का दिन। काफ़ी ठंड है आज, इसलिए बहुत कम उपस्थित हुए हैं। तो कोई बात नहीं, हम सब लोग डिस्कशन जारी रखेंगे। हम सब लोग आज डिस्कशन करेंगे, नदियों के किनारे स्थित नगर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद जलवायु करेंगे और झील जलप्रपात सब करेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो बस नदियों के किनारे स्थित नगर, ठीक है। भारत के आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नदियां यहाँ आदिकाल से ही मानव जीवों का उपार्जन का साधन रही है। भारत में नदियों के किनारे अनेक नगर बसे हुए हैं। गंगा नदी की प्रधान शाखा कौन है? भागीरथी है। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी बोलिएगा तब गर्मी आएगा। गंगा नदी की प्रधान शाखा कौन है? भागीरथी है, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौमुख नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौमुख नामक स्थान से निकलती है। गौमुख नामक। इससे पहले हम सब लोग नदी पढ़ चुके हैं, पूरा कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, क्या करती है, ठीक ना, पढ़ चुके हैं। बताइए, गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, जो उत्तराखंड के कहाँ से निकलती है? उत्तरकाशी जिले के गौमुख से निकलती है। हाँ, किनारे से निकलती है। और देवप्रयाग जो है ना, और देखिए उत्तरकाशी भागीरथी के किनारे स्थित नगर है। उत्तरकाशी भागीरथी के किनारे स्थित नगर कौन है? उत्तरकाशी, ठीक है। देवप्रयाग भागीरथी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित है। देवप्रयाग कहाँ है? भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर कौन है? देवप्रयाग। देवप्रयाग जो है भागीरथी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित है। गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगरों में हरिद्वार है, फतेहपुर है, कानपुर है, वाराणसी है, भागलपुर है, पटना है। बताइए तो, गंगा नदी के किनारे बसा शहर तो हरिद्वार, फतेहपुर हो गया, वाराणसी हो गया, भागलपुर हो गया, पटना हो गया। भागलपुर, पटना सब ये सब बिहार में। हरिद्वार कहाँ है? उत्तराखंड में। फतेहपुर, कानपुर पंजाब में, हरियाणा में। कानपुर हो गया आपको, कानपुर उत्तर प्रदेश, वाराणसी भी उत्तर प्रदेश में, ठीक ना। देखिए, यही कानपुर को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। हाँ, देखिए प्रयागराज नगर गंगा एवं यमुना के संगम पर स्थित है। प्रयागराज किसके किसके संगम पर है? यमुना और गंगा और यमुना पर स्थित कौन नगर है? प्रयागराज नगर। इलाहाबाद की गंगा नगर, प्रयागराज जो है प्रयागराज नगर गंगा और यमुना के बीच में संगम पर स्थित है। यमुना नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर है कौन कौन? नई दिल्ली है, आगरा है, मथुरा है, इटावा है। यमुना नदी के किनारे कौन कौन बसा हुआ? आगरा है, मथुरा है और इटावा है। नई दिल्ली, आगरा, मथुरा और इटावा है। लुधियाना जो कि पंजाब में है, फिरोजपुर जो कि पंजाब में, 2 शहर सतलज नदी के किनारे बसा हुआ। लुधियाना और फिरोजपुर, लुधियाना पंजाब में है, जो सतलज नदी के किनारे बसा हुआ। कौन? लुधियाना और फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे पर स्थित है, जहां से वर्तमान समय में सतलज नदी लगभग 13 किलोमीटर उत्तर से होकर प्रवाहित हो रही है। हैदराबाद शहर कृष्णा की सहायक नदी मूसी के किनारे स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। कृष्णा नदी के तट पर आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नगर विजयवाड़ा स्थित है। कृष्णा नदी के तट पर कौन है? विजयवाड़ा। नदी के तट पर विजयवाड़ा। नादेर, नासिक एवं राजमुंद्री तीनों प्रमुख शहर गोदावरी नदी के तट पर है। नादेर, नासिक और राजमुंद्री। राजमुंद्री कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ये सब कौन नदी पर है? महाराष्ट्र में है। ये सब कौन है? यमुना नदी के, गोदावरी नदी। नादेर, नासिक और मुदेर, नासिक और राजमुंद्री, ये सब कहाँ है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर झेलम नदी के तट पर। केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर झेलम नदी के तट पर, और श्रीनगर जो है झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। एवं केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख का लेह नगर सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। लद्दाख का लेह, लद्दाख का लेह नगर सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। सिंधु नदी के दाएं तट पर कौन अवस्थित है? लद्दाख का लेह नगर। अहमदाबाद शहर साबरमती के तट पर अवस्थित है। अहमदाबाद साबरमती के तट पर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ जो है गोमती नदी के। ताप्ती नदी के उद्गम बैतूल जिले मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक स्थान से होता है। सूरत किस नदी पर बताइए? सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। अच्छा, जमशेदपुर कहाँ है?
जमशेदपुर हो गया, झारखंड का, झारखंड जो कि झारखंड का औद्योगिक नगर है। हिंडन- जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हाँ, है। sorry, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा में। स्वर्ण रेखा नदी पर जमशेदपुर अवस्थित है। जगदलपुर जो कि छत्तीसगढ़ का राज्य है, जो इंद्रावती नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। जगदलपुर इंद्रावती नदी के जगदलपुर जो किनारे छत्तीसगढ़ दक्षिण राज्य का नगर है, जो इंद्रावती नदी के दक्षिणी भाग में किनारे स्थित पर है। स्थित है। जबलपुर नगर कहाँ है? मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में, जो कि नर्मदा नदी के तट पर। जबलपुर कहाँ है? नर्मदा मध्य प्रदेश नर्मदा में नदी। नर्मदा नदी याद के रखिए, तट पर- जबलपुर नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश। जबलपुर मध्य प्रदेश में है, हाँ, जो कि नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है। नर्मदा नदी के तट। उज्जैन मध्य प्रदेश का प्राचीनतम नगर है, जो क्षिप्रा नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। बताइए, उज्जैन किस नदी पर है? क्षिप्रा नदी के पूर्वी किनारे। उज्जैन क्षिप्रा नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। उज्जैन, क्षिप्रा नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। हाँ बताइए। इस नगर का प्राचीन नाम उज्जैनी था। उज्जैन का प्राचीन नाम उज्जैनी था, जो अवंती गणराज की राजधानी थी। अवंती गणराज की राजधानी था। कौन था? उज्जैन थी। उज्जैन। उज्जैनी। इसे महाकालेश्वर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? उत्तर, यही उज्जैन को। उज्जैन उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बरेली नगर रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। बरेली नगर, बरेली शहर जो है रामगंगा नदी, रामगंगा नदी के किनारे कौन सा है? बरेली शहर। बरेली शहर, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में गौरी कुंड, रामबारा एवं गुप्त काशी मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है। उत्तराखंड जबकि में हाँ, गौरीकुंड, उत्तराखंड राज्य में गौरी कुंड, रामबारा एवं गुप्त काशी मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है। बताइए, उत्तराखंड में कौन कौन मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है? गौरीकुंड, और रामबारा और गुप्त काशी मंदिर। गुप्त काशी मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है। जबकि गोविंद घाट अलकनंदा नदी के किनारे अवस्थित है। गोविंद घाट अलग- गोविंद घाट अलकनंदा नदी के किनारे अवस्थित है। गोविंद घाट कहाँ है? अलकनंदा नदी के किनारे अवस्थित है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे अयोध्या। सरयू नदी के किनारे। और गोरखपुर नगर राप्ती नदी, राप्ती नदी। गोरखपुर नगर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। याद रखिए, गोरखपुर नगर राप्ती नदी। और अयोध्या नगर सरयू नदी के किनारे। सूरत अगर पूछ देगा तो ताप्ती नदी। देखिए हाँ। राप्ती और ताप्ती में वन कॉल। सूरत ताप्ती नदी। सूरत ताप्ती नगर। हाँ। ये जो हो गया और गोरखपुर राप्ती नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी पर बसे असम राज्य के प्रमुख नगर जैसे गुवाहाटी हो गया, डिब्रूगढ़ हो गया। ब्रह्मपुत्र नदी पर बताइए तो दो गो शहर बढ़िया बढ़िया। असम का दो गो शहर, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़। गुवाहाटी और डिब्रूगढ़। गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ असम में। असम में, ठीक ना? ब्रह्मपुत्र नदी पर है ये सब। ठीक है। गुवाहाटी और जो है ना डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़, ये किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। राजस्थान राज्य का शैक्षणिक नगर कोटा किस नदी पर है? चंबल नदी। चंबल नदी पर। राजस्थान राज्य का कोटा जो है शहर कहाँ पर है? चंबल नदी पर है, ठीक है। अब देखिए, अब जो है हम सब लोग नदी और प्रमुख नगर, ठीक ना, देख लेते हैं एक बार। मतलब कि किस नदी पर कौन कौन नगर बसा हुआ है। देखिए, गंगा नदी पर बताइए कौन कौन नगर है? गंगा नदी पर हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी, भागलपुर। और इसके बाद हरिद्वार, भागलपुर, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी, भागलपुर, पटना। गंगा पर हो गया। यमुना पर यमुना पर आप नई दिल्ली, आगरा, मथुरा और इटावा। आगरा, मथुरा। नई दिल्ली, आगरा, मथुरा और इटावा। इसके और नदी पर कौन नदी पर है? यमुना नदी। ये सब यमुना नदी पर है। अब भागीरथी नदी कौन है? उत्तर काशी। भागीरथी नदी पर उत्तर काशी। भागीरथी नदी पर कौन है? उत्तर काशी। और मूसी नदी पर हैदराबाद। ये बहुत पूछता है, मूसी नदी पर हैदराबाद। आप जीडी में पूछ देगा, मूसी नदी पर कौन बसा हुआ? हैदराबाद। हैदराबाद। और कृष्णा नदी पर विजयवाड़ा। कृष्णा नदी पर विजयवाड़ा। कृष्णा नदी पर विजयवाड़ा। और गोदावरी नदी पर कौन है? नादेर, नासिक और राजमुंद्री। गोदावरी नदी पर नादेर, नासिक और राजमुंद्री। गोदावरी नदी पर नादेर, नासिक और राजमुंद्री। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। और झेलम नदी पर श्रीनगर। झेलम नदी पर श्रीनगर। श्रीनगर है। सिंधु और सतलज नदी पर कौन है? लुधियाना। पर लुधियाना। और सिंधु, लद्दाख का लेह नगर सिंधु नदी पर है। लद्दाख का लेह नगर सिंधु नदी पर है ना। सिंधु नगर। और सतलज नदी पर कौन है? लुधियाना। लुधियाना। सतलज नदी पर बसा इम्पोर्टेंट हम सब लोग पढ़ रहे हैं। सतलज नदी पर लुधियाना। और साबरमती नदी पर कौन है? अहमदाबाद, गांधीनगर। गुजरात। अहमदाबाद और गांधीनगर। गांधीनगर। गोमती नदी पर लखनऊ। और ताप्ती नदी पर सूरत और बैतूल। ताप्ती नदी पर सूरत और बैतूल। ताप्ती नदी पर कौन है? सूरत और बैतूल। सूरत और बैतूल। स्वर्ण रेखा नदी पर जमशेदपुर। इंद्रावती नदी पर जगदलपुर। जगदलपुर। नर्मदा नदी पर जबलपुर। इंद्रावती पर जगदलपुर है और नर्मदा नदी पर जबलपुर है। और क्षिप्रा नदी पर उज्जैन। और रामगंगा नदी के किनारे बरेली।
और मंदाकिनी नदी के किनारे रामबारा, रामबारा, गौरीकुंड, गुप्त काशी। रामबारा, गौरीकुंड, गुप्त काशी, ये सब मंदाकिनी नदी पर बसा हुआ शहर है। सरयू, अयोध्या, और सरयू अयोध्या नदी पर, और राप्ती, राप्ती गोरखपुर, ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और डिब्रूगढ़, ब्रह्मपुत्र नदी पर चंबल, कोटा, और चंबल नदी पर कोटा, और महानदी पर कटक बसा हुआ, उड़ीसा का जो है कटक बसा हुआ महानदी पर। ठीक है, तो हम लोग नदियों के किनारे और स्थित में ये सब पूरा इसका थ्योरी पढ़ लिया। अब इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस का। बताइए, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर बताइए तो। कानपुर, ऑप्शन में ऑप्शन से बताइए, वाराणसी, पटना, कानपुर, इलाहाबाद। बताइए कानपुर सबसे बड़ा है, उसके बाद पटना, ऑप्शन के अनुसार कानपुर सबसे बड़ा है, समझे ना। अच्छा, कानपुर यहाँ का चमड़ा उद्योग भारत में प्रसिद्ध है, कानपुर का, समझे ना। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? कानपुर को बोलते हैं। उत्तर भारत का कानपुर, उत्तर भारत का ना, हाँ, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को बोलते हैं। दक्षिण भारत का कहा जाएगा तो कोयम्बटूर हो जाएगा। हाँ। दक्षिण भारत का, उत्तर भारत का, दक्षिण भारत का देखिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, और ये जो गंगा नदी किनारे बसा शहर जो पहला क्वेश्चन था, वाराणसी, पटना, कानपुर, इलाहाबाद, ये सबसे बड़ा है कानपुर। ये 44वां बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2000 में। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं, फतेहपुर, भागलपुर, उत्तरकाशी, कानपुर। उत्तरकाशी, उत्तरकाशी किस नदी किनारे बसा? उत्तरकाशी भागीरथी, आपका हो गया भागीरथी, गोमुख, नवका स्थान। भागीरथी नदी किनारे पर, उत्तरकाशी जो है ना यहाँ पे भागीरथी पर है, भागीरथी। उत्तरकाशी भागीरथी पर। ये भी 53वां और 55वां बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लेह अवस्थित है किस नदी? बताइए। सिंधु नदी के दाएं तट पर। सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह अवस्थित है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, ये बताइए, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं, गोरखपुर राप्ती नदी, लुधियाना रावी नदी, जबलपुर नर्मदा नदी, सूरत ताप्ती नदी। लुधियाना होगा सतलज नदी होगा। लुधियाना होगा सतलज नदी, लेकिन ये रावी नदी के किनारे थी, ये गलत हो गया। अच्छा, बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? ठीक है, बताइए तो। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? बताइए। कोटा, चंबल, ये तो सही है। भुवनेश्वर, महानदी, ये गलत है। भुवनेश्वर उड़ीसा राज्य की राजधानी, यह महानदी के तट पर नहीं बल्कि उड़ीसा के पूर्वी तटीय मैदान में दया और कुआखाई नदी के तट पर स्थित है। भुवनेश्वर जो है, भुवनेश्वर जो है कुआखाई नदी के तट पर है, और जबलपुर नर्मदा नदी पर, सूरत ताप्ती नदी पर बसा हुआ है। ठीक है, बताइए, जबलपुर किस नदी पर बसा हुआ है? जबलपुर नर्मदा नदी पर। हैदराबाद किस नदी पर है? मूसी। कोटा किस नदी पर है? कोटा चंबल नदी पर है। और नासिक गोदावरी नदी पर है, नासिक गोदावरी नदी पर है। बताइए, निम्नलिखित में से किसमें सुमेल नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं, अहमदाबाद साबरमती, हैदराबाद कृष्णा, कोटा चंबल, नासिक गोदावरी। हैदराबाद का मूसी होना चाहिए, यहाँ कृष्णा देते, ये गलत होगा। देखिए, उज्जैन स्थित है, उज्जैन स्थित है। बताइए, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, नगर एक मिलान करने वाला दिया है, नगर और सीमावर्ती नदी। बैतूल, बैतूल एक नगर है, उसका सीमावर्ती नदी बताइए। बैतूल का आपका क्या? ताप्ती। ताप्ती हो जाएगा। और जगदलपुर बताइए। जगदलपुर आपका हो जाएगा इंद्रावती। इंद्रावती। जबलपुर, जबलपुर हो जाएगा इंद्रावती। जबलपुर का नर्मदा होगा। जबलपुर का नर्मदा। उज्जैन का छिपरा। तो बैतूल किस नदी बताइए? बैतूल ताप्ती। जगदलपुर हो गया आपका इंद्रावती। हाँ। जबलपुर नर्मदा और उज्जैन छिपरा। ये क्वेश्चन IAS प्री 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये मिलान वाला दे दिया था और उसको मिलाने के लिए दे दिया था। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, यूपी PCS मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? नहीं है। हाँ, गौरीकुंड, रामबारा, गोविंद घाट, गुप्त काशी। ये सब है, गोविंद घाट नहीं है। गोविंद घाट नहीं है, और ये सब है। तो ये सब नर्मदा नदी, मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। जैसे गोविंद घाट अवस्थित नहीं है। गौरीकुंड, रामबारा और गुप्त काशी ये सब है, अवस्थित है मंदाकिनी नदी के किनारे, लेकिन गोविंद घाट नहीं है। देखिए, एक और क्वेश्चन है, IAS प्री 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थान दे दिया और नदी दे दिया। पंढरपुर, चंद्रप्रभा, तिरुचिल्ला, कावेरी, हम्पी, मालप्रभा। उपर्युक्त में से कौन एक युग्म सही सुमेलित है? देखिए, हम्पी नहीं होगा, मालप्रभा, बाकी दोनों सही है। पंढरपुर, चंद्रभागा और तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ। ठीक है। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पहलगाम हाँ। कश्मीर में? हाँ, कश्मीर में पहलगाम
लीडर लिद्दर नदी के किनारे बसा हुआ है। लीडर नदी के किनारे कश्मीर में पहलगांव लीडर नदी के लिद्दर नदी के किनारे बसा हुआ है। अब देखिए इसका क्वेश्चन पूरा हो गया। अब प्रपात और झीलें पढ़ते हैं। जलप्रपात हो गया और झील हो गया। पढ़ेंगे। हाँ, वो नहीं दिया, पढ़ेंगे। मतलब जलप्रपात पढ़ेंगे, प्रपात और झील को पढ़ेंगे हम सब लोग। देखिए, जलप्रपात शब्द से साधारणतया पानी के संकलित रूप से गिरने का बोध होता है। जलप्रपात शब्द से साधारणतया पानी के संकलित रूप से गिरने का बोध होता है। जलप्रपात का मतलब क्या हुआ? पानी के मतलब एक जगह के रूप से, मतलब गिरने का रूप होता है, ठीक ना। नाम है वाटरफॉल, माने पानी को गिरना। बताइए, जलप्रपात की उत्पत्ति प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों प्रकार की होती है। जलप्रपात की प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार का हो सकता है जलप्रपात और कृत्रिम। प्राकृतिक जलप्रपात बहुधा पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं। प्राकृतिक जलप्रपात कहाँ होते हैं? सबसे ज्यादा जो होता है पर्वतीय क्षेत्र में होते हैं, क्योंकि वहाँ भूतल का उतार चढ़ाव अधिक होता है। भारत के अधिकांश जलप्रपात दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। अधिकांश जलप्रपात कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण भारत में। वर्ल्ड वाटर फोर्स डाटाबेस के अनुसार चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात जो है, मतलब कि चौड़ाई के डाटाबेस से सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? चौड़ाई के दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। यह कर्नाटक में शरावती नदी पर अवस्थित है। जोग जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में शरावती नदी के किनारे। कर्नाटक सबसे भारत में डाटाबेस के अनुसार सबसे चौड़ा बड़ा जलप्रपात कौन है? जो कि किस नदी पर है? कर्नाटक में शरावती नदी पर अवस्थित है। भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी। आयतन के दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी। और सबसे चौड़ा दृष्टि में सबसे बड़ा जलप्रपात जोग। कावेरी नदी पर जो है वो शिव समुद्रम है। हम दूसरा चीज बोल रहे हैं। भारत में शिव समुद्रम जलप्रपात है, ठीक ना। देखिए, हाँ, भारत में आयतन की दृष्टि सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? कावेरी नदी पर शिव समुद्रम, सॉरी, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है। कौन है? कावेरी नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात है। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात, जो कि आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा है। हाँ, यह जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक ना। हाँ, हुंडरू प्रपात झारखंड राज्य में रांची से 45 किलोमीटर की दूरी स्वर्ण रेखा नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? मैंने रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। कौन जलप्रपात? हुंडरू जलप्रपात कहाँ है, यह पूछे हम। झारखंड में। ये झारखंड किस नदी पर? ये स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात। और इसकी ऊंचाई लगभग 98 मीटर या 320 फीट है। कौन सा? हुंडरू जलप्रपात का। ये सब पूछता है जलप्रपात का, ठीक ना। अच्छा, कपिल धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के नव सृजित जिले अनूपपुर में नर्मदा नदी पर है। कपिल धारा जलप्रपात कहाँ है? मध्य प्रदेश में नव सृजित। नर्मदा जलप्रपात कहाँ है? कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक ना। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? छत्तीसगढ़। ऐसे याद रखिए, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में। किस नदी पर? इंद्रावती नदी, बस्तर जिले में। जगदलपुर के बस्तर जिले में चित्रकूट जलप्रपात है, छत्तीसगढ़ में, जो कि इंद्रावती नदी पर है। कौन? चित्रकूट जलप्रपात। और जगदलपुर में इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ में। सबसे याद रखिए, चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में है, बस, ठीक ना। इसकी ऊंचाई 90 फीट है। किसकी? चित्रकूट की। तथा इसे भारत का न्याग्र प्रपात के रूप में भी जाना जाता है। दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में स्थित है, गोवा में। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? पश्चिमी घाट पर गोवा में स्थित है। दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट गोवा में स्थित है। हाँ, यह गोवा और कर्नाटक सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। दूध सागर किस नदी पर है? मांडवी नदी पर। दूध सागर मांडवी नदी पर है, ठीक है। गोवा और कर्नाटक के सीमा पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर। यह बहुत पूछता है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? जबलपुर के नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। मध्य प्रदेश में के जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात।
धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात। अच्छा, पूर्वोत्तर में नोहा काली कई पूर्वोत्तर में नोहा काली कई जलप्रपात मेघालय राज्य में स्थित है। ठीक है। विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार कर्नाटक राज्य में स्थित कुंची जलप्रपात की ऊंचाई 600 मीटर बताई गई है। 600 फीट। हाँ, 600 फीट बताई गई है। मतलब विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार कर्नाटक राज्य में स्थित जो कुंची जलप्रपात जो है ना, इसकी ऊंचाई 600 मीटर बताई गई है। इस माप के आधार पर यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है। भारत का सबसे जलप्रपात नहीं है। इस माप के आधार पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है। पूरे विश्व में जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार कुंचिकल को भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना गया था। इसकी ऊंचाई 455 मीटर प्रदर्शित थी। इसी प्रकार विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार डेटाबेस के नए मापन में बरही पौनी जलप्रपात की संशोधित ऊंचाई 217 मीटर है। कितना है? 217 जबकि नोहा किलाई जलप्रपात की ऊंचाई 335 मीटर है, से बढ़कर 340 मीटर है। अतः विश्व जलप्रपात डेटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? नोहा काली कई। अतः विश्व जलप्रपात डेटाबेस के वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा प्रपात कौन है? नोहा काली कई, जो कि मेघालय में है। अब याद रखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नोह काली कई, जो कि मेघालय में स्थित है। जो कि कहाँ है? मेघालय में स्थित है, जो कि मेघालय में स्थित है। ठीक ना? बताइए, अनेक आधिकारिक स्रोतों में अभी भी भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल प्रदर्शित है। मतलब अनेक मतलब और बहुत चीज जगह भी देखा जाए तो अभी भी भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात को पता, कुंचिकल जलप्रपात को बताया जाता है। लेकिन ये जो है नया नहीं, अभी इसमें जो ये घटना चक्र में दिया है, ये नया डाटाबेस दिया है जो कि इसको बताया है नोह काली कई को बताया, जो कि मेघालय में है। ठीक ना? समझ गए? और अभी भी कुंचिकल को ज्यादा ऊंचाई बता रहा है। ठीक ना? और बहुत सारा बुक में देखिए नोट में दिया हुआ है। महाराष्ट्र राज्य के सितारा जिले के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार भामवली वजरई जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 1840 फीट या 560 मीटर है। यह उरमोदी नदी पर स्थित है। हालांकि विश्व जलप्रपात डेटाबेस में इस जलप्रपात का उल्लेख नहीं दिया गया है। समझ गए ना? बताइए, वेम्बनाड केरल की सबसे बड़ी लेगून है। वेम्बनाड कैसी है? केरल की सबसे बड़ी लेगून झील है वेम्बनाड झील। ठीक ना? यह जो है 83.72 किलोमीटर लंबी तथा 14.48 किलोमीटर चौड़ी है। केरल के कोट्टायम, अलपुझा, एर्नाकुलम जिले से वेम्बनाड लेगून घिरा हुआ है। कोट्टायम, अलपुझा और एर्नाकुलम जिले में वेम्बनाड लेगून जिला। बताइए वेम्बनाड लेगून कहाँ है? केरल में। अच्छा, चिल्का लेगून भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने के निकट स्थित है। चिल्का लेगून कहाँ है? भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने के निकट स्थित है। खारे पानी की लेगून कौन है? यही चिल्का क्या है? खारे पानी का लेगून झील है। पूर्वी तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगून झील है। ठीक ना? यह भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। कौन लेगून? चिल्का। हाँ, देखिए नोट में दिया हुआ, किसी बड़े जल निकाय का उथला भाग जो किसी संकीर्ण स्थलीय पेटी अथवा अवरोध द्वारा अंशतः अथवा पूर्णतः पृथक होता है, उसको क्या बोलते हैं? लेगून को बोलते हैं। मतलब किसी बड़े जल का निकाय है ना, उथला या जो किसी संकीर्ण स्थलीय पेटी अथवा अवरोध द्वारा अंशतः या पूर्णतः पृथक होता है, लेगून कहा जाता है। स्थलीय भाग में विस्तृत गर्त जिसमें जल भरा होता है झील कहलाता है। स्थलीय भाग में स्थित विस्तृत गर्त, स्थलीय भाग में स्थित विस्तृत गर्त है ना, गर्त, उसमें जो जल होगा उसी को क्या बोलते हैं? झील बोलते हैं। अब देखिए, उड़ीसा तट को भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। इससे पहले भी तट को हम सब लोग पढ़ लेंगे। उत्तरी सरकार कहा जाता है उड़ीसा तट को। ठीक ना?
चिल्का झील की अधिकतम लंबाई कितनी है? 65 किलोमीटर तथा चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर। बुलर झील कहाँ है? बुलर झील आपका जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में स्थित भारत की सबसे बड़े मीठे पानी का झील कौन है? बुलर झील। बुलर झील झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है। बुलर झील जो है ना, किस झील का उदाहरण है? गोखुर झील का उदाहरण है बुलर झील। ठंड बहुत लग रही है। बताइए, अब सही है, बताइए। बुलर झील झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है, ठीक ना। डल झील कहाँ है? डल झील आपका हो गया श्रीनगर में मीठे पानी का ही झील है। डल झील भी मीठे पानी का, बुलर झील भी मीठे पानी, लेकिन बुलर झील जो है ना सबसे बड़ा झील है मीठे पानी का। जम्मू कश्मीर में यार, डल हाँ, हो गया श्रीनगर में, ठीक है। बताइए, बुलर झील झेलम नदी पर गोखुर झील का उदाहरण है, ठीक है। डल झील श्रीनगर में स्थित मीठे पानी का झील है। पेरियार झील 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की कृत्रिम झील है, ठीक ना। पेरियार झील कृत्रिम झील है, अतः ये लेगुन झील नहीं है। पेरियार झील पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है। अच्छा, पुलिकट झील कहाँ है? पुलिकट झील आपका यहाँ तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश की सीमा पर पुलिकट झील है। आंध्र प्रदेश की सीमा पर है पुलिकट झील। तमिलनाडु हाँ, और आंध्र प्रदेश की सीमा पर कौन है? पुलिकट झील है, ठीक है, वेरी गुड। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश सीमा पर कोरोमंडल तट पर स्थित सबसे बड़े खारे पानी का लेगुन झील है, कौन? पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश की सीमा पर कौन? कोरोमंडल तट पर स्थित सबसे बड़े खारे पानी का लेगुन झील कौन है? पुलिकट झील है। पुलिकट झील क्या? लेगुन झील है, खारे पानी का झील है, जो कि कोरोमंडल तट पर है। कोरोमंडल तट पर स्थित है, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पर है। वेरी गुड। लोकटक झील कहाँ है? लोकटक झील मणिपुर में है। मणिपुर राज्य में स्थित है, ताजे पानी का झील है। कौन है? लोकटक झील ताजे पानी का झील है, ठीक ना। लोकटक झील जो मणिपुर में है, जो ताजे पानी का झील है। यह मीठे पानी का पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ी झील है। कौन? पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ी झील है लोकटक झील। मीठे पानी का झील लोकटक झील होगा जो मणिपुर में। इस झील में केबुल लमजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क भी है। तैरता हुआ पार्क कौन है? केबुल लमजाओ। केबुल लमजाओ जो है मणिपुर में है, लोकटक झील में है। देखिए, सांभर झील जयपुर शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर पश्चिम की ओर स्थित है, ठीक ना। सांभर झील राजस्थान में। सांभर झील भारत के सबसे बड़े खारे पानी का अंतर्देशीय झील है। सांभर झील अंतर्देशीय झील है, सबसे बड़े खारे पानी का। बताइए, श्रीहरिकोटा द्वारा पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। अच्छा, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित मीठे पानी का झील है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित, हाँ, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित मीठे पानी का झील, सबसे मीठे पानी का झील है कोलेरू झील। पुष्कर झील राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित कृत्रिम झील है। पुष्कर झील कैसा है? राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित कृत्रिम झील है। इस झील का निर्माण 12वीं सदी में हुआ, जब लूनी नदी के नदी शीर्ष पर एक बांध बनाया गया। अच्छा, रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील की संज्ञा दी गई है। रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील की संज्ञा दी गई है। यह झील भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक हिम झील है। यह झील यहाँ पर मिलने वाले नरकंकालों के कारण चर्चा का विषय बनी हुई है। कौन? रूपकुंड झील में नरकंकाल मिलता है, ठीक ना, इसलिए इसको चर्चा का विषय बना। फुल्लर झील से गोमती नदी की उत्पत्ति होती है, बताए थे ना। फुल्लर झील से गोमती नदी की उत्पत्ति कौन सी होती है? फुल्लर झील से होती है। फुल्लर झील से गोमती नदी की उत्पत्ति होती है। यह पीलीभीत जिले के माधो टांडा के पास अवस्थित है। अष्टमुडी झील कहाँ है? केरल राज्य के कोलम जिले में एक लेगून है। अष्टमुडी झील केरल राज्य के केरल में है, ठीक है। अष्टमुडी का अर्थ होता है 8 शाखाएं। रामसर समझौते के तहत यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि के रूप में दर्ज है। असम राज्य में स्थित झीलों की में चंदुबी झील, चपनाला झील, हाफलंग झील आदि प्रमुख है। चापनाला झील नेवांग कस्बे से 33 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। चंबर मम्बक्कम इस झील तमिलनाडु चेन्नई में दक्षिण में स्थित है।
इस झील से अडयार नदी का उद्गम होता है। हाँ, चेन्नई महानगर की जलपूर्ति इसी झील से होती है। कौन झील से? चेंबरमक्कम झील से। चेन्नई महानगर के ठीक होता है। हैदराबाद शहर में हुसैन सागर एवं उस्मान सागर नामक 2 झील है। हैदराबाद में उसको पूछता है, हैदराबाद में कौन कौन झील है? हुसैन सागर हाँ, और उस्मान सागर। ये सब जो है ना हैदराबाद में कृत्रिम झील है। हाँ, हैदराबाद में कौन कौन, ये पूछता है उस्मान सागर और हुसैन सागर जो कि हैदराबाद में स्थित है। ये बहुत ही पूछता है, आप सब लोग याद रखिए। हुसैन सागर और उस्मान सागर और हुसैन सागर, ये सब। उस्मान सागर कैसा झील है? कृत्रिम झील है, दोनों कृत्रिम झील है। हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील एवं नाको झील स्थित है। हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील और नाको झील। हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील और नाको झील स्थित है। हिमाचल प्रदेश। हाँ ठीक है, नाको झील किन्नौर जिला में स्थित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन झील है? हिमाचल प्रदेश में हो गया आपको रेणुका झील और नाको एवं नाको झील स्थित है, हिमाचल। नाको झील। ठीक है, रेणुका और नाको झील हाँ हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसको भी करना है। हाँ, ये याद हो जाएगा। तो देखिए, एक हम प्रपात होता है, एक हम प्रपात बोलेंगे, एक नदी का नाम बोलेंगे और यह किस राज्य में है उसको बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए, जोग या गोरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? अगर शरावती नदी पर है राज्य और कर्नाटक में, राज्य कर्नाटक राज्य में है। जोग या गरसप्पा या जोगदा शरावती नदी पर है और कर्नाटक में। शिव समुद्रम किस नदी पर है? शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है, कर्नाटक। ये भी कर्नाटक में है। और हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? हुंडू जी स्वर्ण रेखा नदी पर है झारखंड में। और रांची में। और कपिल धारा जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी नर्मदा अनूपपुर में, मध्य प्रदेश में। और धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी पर है, जबलपुर में। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर, जबलपुर में है। और देखिए, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? इंदिरा नदी पर और बस्तर क्षेत्र में है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर, बस्तर में। और दूध सागर किस नदी पर है? मांडवी नदी पर, जो कि गोवा में है। कर्नाटक की सीमा पर है। गोवा और कर्नाटक सीमा पर कौन है? दूध सागर, जो कि मांडवी नदी पर है। मांडवी नदी। और भाववली बजरई एक जलप्रपात है और यह किस नदी पर है? उरमोदी, जो कि महाराष्ट्र नदी पर। लिंगक सियार, बाहकावा, निहाकोली, ये सब जलप्रपात मेघालय में, उरमोदी किसी नदी पर नहीं, सिर्फ मेघालय राज्य में है। मेघालय राज्य में है। अब देखिए, तीरथगढ़ किस नदी पर है? कांगेर नदी पर। तीरथगढ़ जलप्रपात कांगेर नदी पर, छत्तीसगढ़ में। अब अमृत धारा या देव धारा जलप्रपात कहाँ है? हसदेव नदी पर। अमृत धारा और देव धारा जलप्रपात हसदेव नदी पर, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, अब देखिए गौतम धारा या जोनहा जलप्रपात कहाँ में? राढ़ू नदी पर, जो कि रांची में है। अब ये देखिए, दूध धारा और कपिल धारा किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में। दुग्ध धारा और कपिल धारा नर्मदा नदी पर और मध्य प्रदेश में। दुग्ध धारा और कपिल धारा नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में। बताइए, बूढ़ा घाघ या लोध किस नदी पर है? बूढ़ा नदी पर, लातेहार झारखंड में। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? राजस्थान में। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर, राजस्थान में है। बताइए, डुडुमा जलप्रपात कहाँ है? ओडिशा में है, जो मच्छकुंड में है, जो कि कोरापुट में। गोकक जलप्रपात घाट प्रभा बेलगांव में। गोकक, हाँ गोकक जलप्रपात, गोकक जो है घाट प्रभा, हाँ, और बेलगामी पर। अब देखिए, झील और केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं। ठीक है, साला झील किस नदी पर है? मतलब किस केंद्र शासित प्रदेश? राज्य या केंद्र शासित प्रदेश? साला अरुणाचल प्रदेश। बरखल हरियाणा में। बरखल झील कहाँ है? हरियाणा। बरखल झील हरियाणा। कालीबेला तमिलनाडु में। वैसे देखिए, बेम्बनाड और अष्टमुड़ी कहाँ है? केरल में। बेम्बनाड और अष्टमुड़ी केरल में। चिल्का उड़ीसा में। देखिए, चिल्का उड़ीसा में। अब बुलर और मानस बल कहाँ है? जम्मू कश्मीर। बुलर और मानस बल जम्मू कश्मीर। ठीक है, डल झील श्रीनगर में। और पेरियार झील कहाँ है? केरल में। पेरियार झील केरल में, सब बहुत पूछता है। पेरियार झील केरल में। अब देखिए, कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और पुलिकट झील तमिलनाडु में, हाँ सीमा पर। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पर। और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। लोकटक झील मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर में।
सांभर झील। सांभर झील राजस्थान में, सांभर झील राजस्थान में, और पुष्कर झील पुष्कर झील भी अजमेर राजस्थान में ही है। अच्छा बताइए, सूरजकुंड झील कहाँ है? सूरजकुंड झील आपका हरियाणा में हो गया। रूपकुंड झील उत्तराखंड में, सूरजकुंड हरियाणा, रूपकुंड उत्तराखंड। सूरजकुंड हरियाणा। फुल्लर झील कहाँ है? फुलहर उत्तर प्रदेश। फुल्लर झील से कौन नदी निकलती है? गोमती नदी। फुलहर झील से गोमती नदी। और चंबर मम्बक्कम झील कहाँ है? चेन्नई में। हुसैन सागर, उस्मान सागर हैदराबाद। बताइए। हैदराबाद, हैदराबाद तेलंगाना। कृत्रिम झील। हाँ, हुसैन सागर, उस्मान सागर कैसा झील है? कृत्रिम झील है। अच्छा ये देखिए, अब जो हम सब लोग इसका प्रपात और झील पर लिया, अब इसका प्रश्न कोश करते हैं। प्रश्न, हुंडू प्रपात निर्मित है, बताइए। स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है, जो कि 39वां बीपीएससी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, किस नदी पर शीत समुद्रन जलप्रपात अवस्थित है? 44वां बीपीएससी में क्वेश्चन पूछता है। कावेरी पर। बताइए, ठंड लग रही है ना? अच्छा ये बताइए, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? चचाई जलप्रपात किस नदी पर है? चचाई, हाँ, बिहार नदी। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी, जो कि मध्य प्रदेश में। बूढ़ा घाघ जलप्रपात झारखंड में, बूढ़ा नदी पर। बूढ़ा घाट झारखंड में, बूढ़ा नदी। जी सर, जी सर। अब बताइए, दूध सागर किस नदी पर है? सागर आपका हो गया मांडवी नदी पर। ये सब क्वेश्चन है। दूध सागर किस नदी पर है? डुडुमा किस नदी पर है? मचकुंड। और गोकाक घाट प्रभाव। और जोग शरावती, जोग शरावती नदी पर, ठीक ना? अब बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं, कपिल धारा, भालकुंड, दुग्ध धारा, भेड़ा घाट। नहीं है। हाँ नहीं है, जोग प्रपात नहीं होगा। जल, देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? देखिए, कपिल धारा, भालकुंड, दुग्ध धारा और भेड़ा घाट। तो भालकुंड नहीं है, ठीक ना? भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस नदी पर है? ये तो शरावती नदी पर है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर, शरावती नदी पर। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? ऐसे देखा जाए तो कुचिकल जलप्रपात हो गया। नन्ही कोलाई। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात? ऑप्शन दे रहे हैं, जोग जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, राकी कुंड जलप्रपात, केवित जलप्रपात। देखिए, इसमें आप बताए हुए थे इसके पहले। देखिए, इसमें बहुत सारा मतलब कि इसमें कंफ्यूजन है। कोई किताब कुछ मानता है, कोई बुक कुछ मानता है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इसके बारे में बताते हैं। विश्व जलप्रपात डाटाबेस के वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नोहकालीकई मेघालय प्रपात है। लेकिन अनेक आधिकारिक भारतीय संस्थाओं में अभी भी भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल को मानता है, ठीक ना? लेकिन विश्व डाटाबेस के अनुसार जो कि मेघालय में है, नोहकालीकई जलप्रपात वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लेकिन अभी भी बहुत सारा कौन जलप्रपात मानता है ऊंचा? कुंचिकल को। विगत वर्षों में उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्नों में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल को बताया, कुंचिकल को ही माना। लेकिन विश्व डाटाबेस में ये नहीं है। देखिए, हाँ तो देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, हुंडरू स्वर्ण रेखा, जोनहा राढ़ू, दासोंग कांची नदी, लोध बराकर नदी। जो कि लोध जो है बराकर नदी, ये गलत है। बूढ़ा नदी के पास होगा, अभी बताया था बूढ़ा। हाँ, बूढ़ा नदी पर लोध और बूढ़ा नदी। बताइए, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? झारखंड का शिव समुद्र, बूढ़ा घाट। अच्छा, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाट। बूढ़ा घाट। अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर है? बताइए। हो जाएगा हसदो नदी। अमृत धारा जलप्रपात हसदो नदी। अमृत धारा बह रहा है तो हसदो। छत्तीसगढ़ राज्य में हसदो नदी अमृत धारा। भारत के किस नदी जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से न्यार जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? इसको चित्रकूट प्रपात को न्यार जलप्रपात। अच्छा, चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? बताइए। इंद्रावती नदी पर। अच्छा, भारत के निम्न जलप्रपातों में कौन सा गोवा में स्थित है? ऑप्शन दे रहे हैं, धुआंधार, दूध सागर, नोखालीकई, दूध सागर गोवा। बताइए, भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? धुआंधार। भेड़ा घाट पर धुआंधार। निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? 455 मीटर कुंचिकल की ऊंचाई है, ठीक ना? वेम्बनाड झील है केरल में, सही तो है। वेम्बनाड झील केरल में। निम्नलिखित में से कौन सा एक लेगुन नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं, अष्टमुडी, चिल्का झील, पेरियार झील, पुलिकट झील। पेरियार झील लेगुन नहीं है।
पेरियार झील लेगुन नहीं, ये IAS 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील बताइए। चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ अवस्थित है बताइए? उत्तरी सरकार तट पर, उड़ीसा में। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़े लेगुन झील कौन है? पूर्वी तट पर चिल्का झील, पूर्वी तट पर चिल्का झील। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? ऑप्शन दे रहे हैं, लोकटक मणिपुर, उदय सागर आंध्र प्रदेश, डिडवाना हरियाणा और कोलेरू उड़ीसा। तो लोकटक झील मणिपुर में है, ठीक ना, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन दो भारत राज्यों की साझेदारी वाली झील है? तो कौन है? ऑप्शन दे रहे हैं, चिलकट, कोलेरू, लोनार, पुलिकट। पुलिकट तमिलनाडु की सीमा। भारत के किस राज्य में फुल्लर झील है बताइए? उत्तर प्रदेश में। भारत की निम्न झीलों में कौन सी असम में अवस्थित है बताइए? ऑप्शन दे रहे हैं, हमीरसर झील, कोलेरू झील, सला झील, चपनाला झील। चपनाला झील जो है ना, ये असम में अवस्थित है। चपनाला झील असम में अवस्थित है। निम्नलिखित में किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? बोले थे अभी, रूपकुंड झील को। वहां मानव कंकाल मिलता है, रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है? ऑप्शन दे रहे हैं, फुल्लर झील, कोलेरू झील, अंचार झील, हमीरसर झील। अंचार झील जो है जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। अच्छा, अष्टमुडी झील जो है किस राज्य में बताइए? अष्टमुडी हो गया केरल राज्य। में। अब पुलिकट तमिलनाडु में है, और रूपकुंड उत्तराखंड में है, और सूरजकुंड हरियाणा में है। अब बर्फ से ढकी झील घेपन कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। बताइए कयाल क्या है? कयाल एक प्रकार का केरल के लेगून जिन्हें केरल के लेगून है। कयाल जो है ना, एक केरल के लेगून है। अच्छा, निम्नलिखित में से एक कृत्रिम झील है, ऑप्शन दे रहे हैं, कोडाई कनाल झील, कोलेरू झील, नैनीताल झील, रेणुका झील। बताइए इसमें कृत्रिम कौन है? कोडाई कनाल तमिलनाडु में। और जो हैदराबाद में जो झील है उस्मान सागर और बाणसागर, वो दोनों कहाँ? कृत्रिम झील है, हाँ हैदराबाद में। बताइए साला झील कहाँ स्थित है बताइए? तो साला झील अरुणाचल प्रदेश। साला झील, बरखल झील फरीदाबाद, बरखल झील फरीदाबाद। बरखल झील कहाँ है? फरीदाबाद में, ठीक है। अच्छा, लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। लोकटक झील मणिपुर में। अच्छा, काली वेली झील कहाँ है बताइए? मतलब काली वेली झील तमिलनाडु में। काली वेली झील कहाँ है? तमिलनाडु में है। हाँ, तो बताइए भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामल, सरगोल और खाटू किनके नाम है? हाँ, लवन झील है ये सब। सांभर, डिडवाना, खाटू, डेगाना, कुचिमल, सरगोल आदि राजस्थान के प्रसिद्ध लवणीय झील है। तो इस तरह से हम सब लोग पूरा झील पढ़ लिए। अब हम सब लोग जलवायु पढ़ते हैं, ठीक है। जलवायु बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नहीं, देखिए जलवायु पढ़ते हैं। जलवायु में सबसे पहले हम तो मानसून पढ़ते हैं, ठीक है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसमी शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य मौसम से होता है। अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुआ, जिसका तात्पर्य क्या होता है? मौसम या ऋतु। मौसम ऋतु होता है। परंपरागत रूप से मानसून के संबंध मौसमी हवाओं में परिवर्तन से, जिसके माध्यम से दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में वर्षा होती है। इसको पढ़िए, परंपरागत रूप से मानसून का संबंध मौसमी हवाओं में परिवर्तन से, जिसके माध्यम से दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देश में वर्षा होती है। भारत में कुल वर्षा का अधिकांश 75% से अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। ये बात पूछता है, भारत का अधिकांश वर्षा किस मानसून से होता है? 75% जो हिस्सा होता है वो दक्षिण पश्चिम, 75% अधिकांश भाग किससे होते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। भारत में इसकी सक्रियता जून से सितंबर तक होती है। भारत में इसकी सक्रियता कब से होती है? जून से सितंबर तक होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ भारत के केरल राज्य से शुरू होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ भारत के केरल राज्य से जा सकते हैं। भारत में इसकी सक्रियता जून से सितंबर तक रहती है, ठीक ना। दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत के किस राज्य से स्टार्ट होता है? बोलिए, आप बोल नहीं रहे हैं।
केरल मुंह को थोड़ा सा खोल के बोलिए। केरल केरल राज्य से ठंडा लग रहा है ना। नहीं बोलिए ना। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ केरल राज्य से होता है। भारतीय कृषि का अधिकांश भाग अभी भी वर्षा पर निर्भर रहता है, ठीक है। हम लोग भी जाते हैं। अतः मानसून का समय पर आना कृषि के लिए अच्छा माना जाता है। भारत एक उष्ण मानसून जलवायु वाला देश है। भारत कौन जलवायु वाला देश है? उपोष्ण वाला। भारत एक उपोष्ण वाला, हाँ, उपोष्ण मानसून जलवायु वाला देश है। हालांकि भारत उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में स्थित है। भारत जो है ना उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में स्थित, लेकिन ये उष्ण जलवायु वाला भारत देश है। उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में भारत बसता है। अच्छा, भारत अब पढ़ते हैं भारत मानसून की उत्पत्ति। भारतीय मानसून की उत्पत्ति कहाँ होती है, कैसे होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, मानसून की प्रारंभिक अवस्था मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण जलीय तथा स्थलीय भाग का भिन्न भिन्न दर एवं मात्रा में गर्म होना, ठीक ना। मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? भिन्न परिस्थितियों जलीय तथा स्थलीय भाग का भिन्न भिन्न दर एवं मात्रा में गर्म होना, ठीक ना। ये मानसून की उत्पत्ति का कारण हो सकता है। ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में तापमान बहुत ऊंचा हो जाता है, जिसके कारण वहां पर निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। इसके विपरीत हिंद महासागर अपेक्षाकृत ठंडा रहता है और वहां उच्च वायुदाब बना रहता है, ठीक ना। अतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र विषुवत रेखा के निकट निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है, ठीक ना। उष्ण कटिबंधीय जो अभिसरण क्षेत्र विषुवत रेखा के बाद कौन है? कटिबंधीय वाला क्षेत्र जो निम्न वायुदाब, क्या वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो हवा जो है ना गर्म होकर ऊपर हो जाती है, वहाँ निम्न वायुदाब बन जाता है। निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है विषुवत रेखा, जहाँ उत्तर तथा उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध से व्यापारिक पवनें आकर मिलती है। उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध से व्यापारिक पवन आके कहाँ मिलती है? विषुवत रेखा के पास है। इस क्षेत्र में वायु ऊपर की ओर उठती है, उसे उत्तर की ओर खिसकने से दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें 40 से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच भूमध्य रेखा पर पार करती है और दिशा परिवर्तन के बाद यह दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में प्रवेश करती है। तो 40 से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, हाँ, भूमध्य रेखा को पार करती है, हाँ, और दिशा ये परिवर्तन के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में प्रवेश करती है। अब देखिए, अंतः उष्ण कटिबंध अभिसारी क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन का संबंध हिमालय के दक्षिण भाग में पश्चिमी क्षेत्र जेट प्रवाह द्वारा अपनी स्थिति से प्रत्यावर्तन से भी है। अच्छा, पूर्वी जेट प्रवाह की उत्पत्ति हिमालय तथा तिब्बत के उच्च स्थलों के ग्रीष्म तापन से होती है, ठीक ना। पूर्वी जेट प्रवाह की उत्पत्ति हिमालय तथा तिब्बत के उच्च स्थानों के ग्रीष्म तापन से होती है। इन उच्च स्थलों से हुए विकिरण से क्षोभ मंडल में वायु की दक्षिणावर्ती परिसंचरण आरंभ हो जाता है और वायु राशि दो दिशाओं में चलने लगती है, ठीक ना। इन धाराओं में एक भूमध्य रेखा की ओर बहने लगती है, जिसे पूर्वी जेट प्रवाह के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अब देखिए पश्चिमी जेट प्रवाह। पश्चिमी जेट प्रवाह ग्रीष्म ऋतु में भी मध्य एशिया के ऊपर बहती है। पश्चिमी जेट प्रवाह ग्रीष्म ऋतु में मध्य एशिया के ऊपर बहती है। भारत जलवायु पर हिमालय एवं तिब्बत का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। पहले भी हिमालय के बारे में पढ़ चुके हैं। तिब्बत का बहुत गहरा जल प्रभाव पड़ता है। भारत में मानसून पवनों की उत्पत्ति हिमालय एवं मध्य एशिया के ग्रीष्म तापन तथा भूमध्य रेखीय द्रोणी के ऊपर की ओर स्थानांतरण के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है। मानसून वर्षा निरंतर नहीं होती है, ठीक ना। मानसूनी वर्षा निरंतर नहीं होती है। इनके वर्षा काल में अंतराल पाया जाता है। भारत के उत्तरी मैदान में बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात वर्षा करते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात वर्षा, बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले उष्ण कटिबंधीय क्या करते हैं? चक्रवात से वर्षा होती है। उष्ण चक्रवात से कटिबंधीय चक्रवात से भारत में वर्षा होती है। जबकि पश्चिमी तटीय भाग में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। पश्चिमी तटीय भाग में किस मानसून से वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत के पश्चिम तट पर वर्षा की गहनता समुद्र तट से दूर घटने वाली मौसमी दशाओं तथा पूर्वी अफ्रीका के तट के साथ भूमध्य रेखीय तट प्रवाह की स्थिति पर निर्भर करती है। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की संख्या तथा उनका मार्ग उष्ण कटिबंधीय अभिसरण की स्थिति पर निर्भर करते हैं। मानसून द्रोणी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? मानसून द्रोणी।
मानसून में विच्छेद, ब्रेक इन द मानसून, इसको जानते हैं क्या है। जब मानसून पवनें 2 सप्ताह या इससे अधिक अवधि के लिए वर्षा करने में असफल रहती है तो वर्षा काल में शुष्क दौर आ जाता है। इससे मानसून का विच्छेद कहते हैं। मानसून का विच्छेद किसे कहते हैं? जब शुष्क काल आ जाता है। देखिए मानसून का, जब मानसून पवनें 2 सप्ताह या इससे अधिक के लिए वर्षा करने में अगर असफल रहती है, मतलब जब 1 या 2 सप्ताह में वर्षा नहीं कर पाती है तो वर्षा काल में सूखा आ जाता है। इसे ही क्या बोलते हैं? मानसून में विक्षेप बोलते हैं। विच्छेद हो गया नहीं, हाँ। विच्छेद हो गया। मानसून विच्छेद का मुख्य कारण उष्ण कटिबंधीय चक्रातों में कमी आना या भारत में उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र स्थिति में परिवर्तन आना। मानसून की प्रत्यावर्तन दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत के उत्तर पश्चिमी भाग से 1 सितंबर से लौटना शुरू कर देता है। मानसून का प्रत्यावर्तन मतलब द रिट्रेट ऑफ द मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग से 1 सितंबर से लौटना क्या करता है? प्रारंभ कर देता है और 15 सितंबर तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात के अधिकांश भागों में चला जाता है। 15 सितंबर तक। 15 सितंबर तक कहाँ चलता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्र में, गुजरात के क्षेत्र में चला जाता है। मध्य अक्टूबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिणी प्रायद्वीप तक लौट जाता है। लौटती हुई पवनें बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करती है और उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु पहुंचकर वहां पर वर्षा कराती है। तो लौटती हुई, तो पूछता है तमिलनाडु में किससे वर्षा होती है? लौटती हुई मानसून से। पूछेगा लौटती हुई मानसून से कहाँ वर्षा होती है? तमिलनाडु में होता है। तो हम सब लोग ये मानसून पढ़ लिया, अब इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। देखिए मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है कहाँ से बताइए? अरबी से हुई है। अरबी भाषा से, ठीक है। बताइए तो भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? भारत में सबसे पहले हाँ? केरल में। केरल में, वेरी गुड, केरल में सबसे पहले होता है। बताइए भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है, ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है बताइए? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, इसको याद रखिए, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिण देखिए केरल से आता है यानी दक्षिण पश्चिम से आता है। हाँ, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ठीक है। बताइए भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होता है? ऑप्शन दे, दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा होता है, ये सही है। भारत में मानसून की उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा ही होता है और उत्तर पूर्व में यही चला जाता है। बताइए आप IAS 2019-96 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं जिसके कारण प्रवाहित होती है दक्षिण पश्चिम मानसून। देखिए वही चीज है लेकिन इसमें कितना मतलब कि बहुत बात लिख के बताया, दक्षिण पश्चिम मानसून। अच्छा बताइए निम्नलिखित में से कौन एक सबसे बड़ा सूखा स्थल है? ऑप्शन दे रहे हैं, मुंबई, दिल्ली, लेह, बेंगलुरु। लेह सबसे सूखा स्थल है जो कि BPSC 56 और 59 में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। हाँ बताइए IAS 1997 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। भारत की उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी को समताप रेखा क्या है बताइए? 18 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत को उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा 18 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। बताइए भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? सबसे ज्यादा किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? जुलाई माह में। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। ऑप्शन के अनुसार है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र, इसका आंसर सही है। बताइए तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? जून जुलाई। तमिलनाडु में लौटता हुआ मानसून 15 सितंबर के बाद। नवंबर से दिसंबर। अभी नवंबर दिसंबर में जो है ना वहाँ वर्षा होगी, ठंड में वर्षा होती है तमिलनाडु, लौटती हुई मानसून के कारण, ठीक ना। भारतीय मानसून, ये देखिए भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है, ऑप्शन दे रहे हैं आपको, ये भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है ऑप्शन ए में स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान, मध्य एशिया की ठंडी हवा, तापमान की अति एक समानता, उपर्युक्त में से कोई नहीं। स्थल तथा समुद्र की विभेदी तापमान, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से अंकित है स्थल तथा समुद्र की विभेदी तापमान, इसका आंसर सही है ये वाला। और ये 39वां BPSC में पूछा हुआ 1994 में क्वेश्चन। क्या चीज आंसर क्या हुआ? स्थल तथा भारतीय मतलब मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, तो स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान वही तो है।
बताइए। और क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि 53 और 55वां बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव जाता है? आर्द्र दक्षिण पूर्वी। मानसून का निवर्तन इंगित होता है। मानसून का निवर्तन मध्य प्रदेश में। देखिए, ये मानसून का निवर्तन इंगित होता है। ऑप्शन दे रहे हैं। साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। साफ आकाश से तीनों जाएगा। साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब अवस्थित है, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। तो ये जो है 40वां बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए, इंटर ट्रॉपिकल कवर्जेंस जोन एक निम्न दाब पेटी स्थित है। इंटर ट्रॉपिकल कवर्जेंस जोन एक निम्न दाब पेटी पर अवस्थित है। ऑप्शन दे रहे हैं। व्यापारिक एवं पछुआ पवन के पेटी के मध्य, पछुआ एवं ध्रुवीय हवाओं के पेटी के मध्य, ध्रुवों के सीमा प्रति के मध्य, भूमध्य रेखा पर। कहाँ पर है बताइए? ये जो है भूमध्य रेखा पर इंटर ट्रॉपिकल कवर रेंज, ये याद रखिए। इंटर ट्रॉपिकल कवर रेंज कहाँ है? भूमध्य रेखा पर। देखिए आप एक और क्वेश्चन है। राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाले धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है कौन है? देखिए, कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति। ऑप्शन है ये। दूसरा नंबर में अरावली पहाड़ियां, दक्षिण पश्चिम हवाओं के समांतर, अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति। कौन है बताइए? संवहनीय धारा की उत्पत्ति। कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति। राजस्थान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों का उत्तरदायी है कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति। चलिए, अगला क्वेश्चन है। निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रम अवस्थित कीजिए। निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन में है 1 नंबर पर शरद, ग्रीष्म, वसंत और वर्षा। बताइए पहला कौन होगा? पहला होगा बसंत। पहला बसंत। देखिए, पहला बसंत होता है। अच्छा, ऋतु को सजाना है। हाँ, ऋतु को सजाना है भारतीय कैलेंडर के अनुसार। पहले बसंत आता है, उसके बाद ग्रीष्म आता है, उसके बाद वर्षा आता है, उसके बाद शरद आता है, उसके बाद हेमंत आता है, उसके बाद शिशिर आता है। ठीक ना? भारतीय कैलेंडर के बसंत, पहले बसंत, उसके बाद ग्रीष्म, उसके बाद वर्षा, उसके बाद शरद, उसके बाद हेमंत, उसके बाद शिशिर। ये भारतीय कैलेंडर के अनुसार होता है। जैसे बसंत आता है चैत और वैशाख महीने में, ग्रीष्म आता है जेठ और आषाढ़ महीने में, और वर्षा आता है श्रावण और भाद्र महीने में, शरद आता है आश्विन और कार्तिक महीने में, हेमंत आता है मार्गशीर्ष और पोष में, और शिशिर आता है माघ और फागुन में शिशिर आता है। तो इस तरह से हम पूरा जो है ना मानसून का पूरा क्वेश्चन कर लिए। तो आज हम सब लोग इतना ही पढ़ते हैं। आगे का जो चैप्टर होगा वर्षा से स्टार्ट करेंगे। तो आप सब लोग डिस्कशन में बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।